जो हमारे लिए मुश्किल सूरत हाल है वो इस पूरी जंग को रोकना, इसको संभालना था। दूसरी तरफ भारत कभी सुकून से इस पूरे खित्ते को रहने ही नहीं देता है। वो दहशतगर्दी इस पूरे खित्ते में करके बैठा और मुलविस भी है शुरू से दहशतगर्दी में, सारी दुनिया जानती है। अफगानिस्तान को हरकारा। डॉक्टर सजाद, एक तरफ पूरी हमारे खित्ते की सिचुएशन है, गल्फ सिचुएशन है, ईरान है, अमेरिका है, इसराइल की शरपसंदी, वहाँ पर भारत है। और यहाँ पर आपने देखा कि जिस तरह से सिंध रेंजर्स के कैंप पर हमला, और अल्हम्दुलिल्लाह रेडीनेस और अलर्टनेस थी कि फौरी तौर पर उस हमले को हमने दहशतगर्दों की मौत में तब्दील कर दिया और एक जिंदा दहशतगर्द पकड़ा गया जख्मी हालत में। उसके इंकशाफात आपके सामने हैं। किस तरह हम कहे अफगानिस्तान को कि ये ना करो वो ना करो, बार बार कह चुके, कितनी बार सॉफ्ट इस्तेमाल किया जाएगा जबान का। अब समझ से बाहर हो गई थी तो अब जवाब देना जरूरी था। बहुत शुक्रिया अरसलान, आपका सवाल तीन पहलू लिए, लेकिन उसमें एक ही पंच लाइन है और वो है हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की प्रॉक्सी और हिंदुस्तान का एक भयानक और एक मकरू चेहरा। सबसे पहले अफगानिस्तान के हवाले से जो पाकिस्तान का हालिया ऑपरेशन है, जो अज़म इस्तेहकाम ऑपरेशन है, उसका पस मंजर ये है कि बाजवल में और बिलखुसूस जो कराची रेंजर्स के कैंप पे हमला हुआ और जमातुल अहरार का एक बंदा हमने गिरफ्तार किया जो अफगानिस्तान से ताल्लुक रखता था। तो उसका जो बयान है या जो उसने इंकशाफात किए हैं, उसके पस मंजर में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स किए हैं। एयर स्ट्राइक्स भी किस तरह की, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का जो फैक्ट चेक है उसके मुताबिक उन्होंने वीडियो और विजुलाइज करके बताया है पूरी दुनिया को कि ये हमारे टारगेट्स थे जो हमने अचीव किए। इन्होंने जी 11 सिविलियन मार दिए, 12 सिविलियन मार दिए। अब इसका पस मंजर क्या है कि पाकिस्तान को इस हमले पे बैनुल अक़वामी सपोर्ट कैसे हासिल है। अब आप जून 2026 रूस की वजारत खारजा की एक रिपोर्ट जो है जिसमें सरगेई लारूफ भी शामिल है, उन्होंने 20 से ज्यादा मिलिटेंट ग्रुप्स का इंकशाफ किया जो कि अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। इसी तरह हम 2025 दिसंबर में आ जाते हैं तो अक़वाम मुत्तहिदा की 37वीं जो मॉनिटरिंग टीम है, जिसे मॉनिटरिंग सेल भी कहते हैं, मॉनिटरिंग टीम कहते हैं, उन्होंने एक तफसीली रिपोर्ट जारी की। उस तफसीली रिपोर्ट में अफगानिस्तान के अंदर इन मिलिटेंट्स की मौजूदगी और इन मिलिटेंट्स की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो होने वाले अफसोसनाक वाकयात हैं उसका जिक्र मौजूद है। अच्छा, ये भी बताएं, आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा किया आपने उस रिपोर्ट का जिक्र किया। उसके अंदर वाज़ेह बताया गया है कि बॉर्डर के करीब बसाए जा रहे हैं, खुद हुकूमत उन्हें रोकती नहीं है, उसकी तरफ कोई अमल दखल नहीं है, और वो 22-23 हज़ार के करीब है दहशतगर्द। बल्कि सर अभी आपको याद होगा कि एक अफगान टीवी को ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव हैं रिचर्ड लेंडसे, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, वो भी आपकी नजर से गुजरा होगा कि उन्होंने भी किस तरह के हौलनाक इंकशाफात किए और अफगान टीवी पे बैठ के उन्होंने किए। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा खतरा टीटीपी और इन मिलिटेंट से है जो कि तालिबान रिजीम की जिनको मदद हासिल है। तो एक तो हमारा ये जो टारगेट था ये तो इस तरफ रह गया, उस पर मैंने बात कर दी। अब दूसरा इसका पहलू था ऑपरेशन सिंदूर। मैं उस पर भी एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा। अभी पिछले दिनों आपने देखा कि इन्होंने अपने 6 फौजियों की तस्वीर जारी कर दी। उन्होंने कहा ये ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए थे। अब जरा सुनिए, यानी वो क्या कहते हैं, वो झूठ भी एक हद का होता है, यानी बेवकूफ बनाना भी एक हद का। तो मैं तो हैरान हूं हिंदुस्तान की आवाम पे कि वो इन मुतरवासियों के किस तरीके से झूठ में आ जाते हैं। यानी 6 फौजी मारे गए, उसमें एक एयरफोर्स का एहलकार भी शामिल है। तो एयरफोर्स के एहलकार क्या ग्राउंड फोर्सेस के साथ लड़ाई लड़ रहा था? तो बताए ना एयरफोर्स का कौन सा एहलकार था उसमें। एक दूसरी बात यह है, मैंने कल उनसे सवाल किया इंडियन चैनल पे, मैंने कहा आप लोगों ने 1 साल में इनकी चिता तो जलाई होगी, ठीक है, इनका संस्कार हुआ होगा, पूरी तकारीब हुई होंगी। हम तो कोई हमारा शहीद होता है फौजी एहलकार, हम तो उसको पाकिस्तान की परचम में लपेट के तदफीन करते हैं, पूरी दुनिया देखती है। हमारी फोर्सेस के लोग भी उस नमाज जनाजा में शिरकत के, और 24 आवर्स के अंदर ये सब कुछ होता है। 1 साल तक आपने इनकी मिलिट्री छुपाई हुई थी। यानी आप खुद सोचें, 3 माह के बाद इनके सीडीएफ आते हैं, उसी माह जो है ये जाते हैं ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते हैं, वहां पे भी इनको पसपाई होती है। तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर है जिसका ये बार बार जिक्र करते हैं, ये हमेशा के लिए भारत के लिए कलंक का टीका है जिसको ये कभी भी नहीं मिटा सकेंगे। सर अब तो देखिए, इन्हीं के अपने फेवरेट जो बड़े बड़े इदारे हैं वो खुद उसकी पोल पट्टी खोल रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की, और उसकी रिपोर्ट्स को डिले करने की वजह भी बता रहे हैं। अच्छा, 36 राफेल जो है उनका इन्होंने अभी एक टेंडर निकाल दिया जनाब। अब आप देखें कि कबूतर की तरह आंखें बंद करने वाला फार्मूला
36 तैयारे राफेल जो उनका टेंडर निकाला है, वीडियोस नहीं है। मैं बार बार कहता हूं यार, टेंडर निकालने से क्या होता है, एक छोटा सा कागज है, आप उसकी वीडियोस तो जारी करो। तो ये हजीमत है, भारत के लिए बहुत बड़ा मसला। अब आ जाते हैं इंडस वाटर पे। ये बड़ा मैं टेक्निकल आपके सामने चीज जिक्र करने लगता हूँ। दो दरियाएं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक जो तिब्बत से आ रहा है जिसको हम इंडस वाटर भी कहते हैं, ये इंडस वाटर लद्दाख से जो है वो पाकिस्तान में दाखिल होता है। अब लद्दाख का वो एरिया जहां पे -40 टू -50 डिग्री सेंटीग्रेड है, जहां पे ग्लेशियर्स जो है वो मौजूद है, और वहां पे इवन के आयल भी फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। तो ये वहां से पाकिस्तान का पानी रोकने की बात करें, ये बेवकूफ बना रहे हैं पूरी दुनिया को। अच्छा, ये जो 5% इंडस वाटर का जो पानी हमारी तरफ आ रहा है ना सर, ये सिर्फ 5% है, क्योंकि पाकिस्तान में जब वो दाखिल होता है, और फिर जो हमारे पास हिंदू कुश जिसके तमाम ग्लेशियर्स जो कुछ हिस्सा जो है वो हिमालयंस का, और बाकी हमारे पास जो अपने कराक्रम है, ये तमाम पानी मिलकर जो है इंडस वाटर बनता है। तो ये तो एक अपने लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। चिनाब की तरफ चले जाते हैं, चिनाब पर ये कहते हैं पाकिस्तान का पानी रोक देंगे। आज मैं कॉन्फ्रेंस भी सुन रहा था, तो टेक्निकल कुछ चीजों को मैं स्टडी भी करता हूं। तो मुझे आप एक बताएं, चिनाब पर जो हिंदुस्तान ने डैम बनाए हुए हैं, तो डैम का मतलब ये जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं ये कैसे चलते हैं? जो पानी पे बिजली पैदा करने वाले प्रोजेक्ट होते हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जिनको कहते हैं, वो पानी से होते हैं ना। जब पानी का फ्लो आ रहा है तो तभी वो जो है बिजली जनरेट करेंगे, पैदा करेंगे। तो ये पहले अपनी बिजली बंद करेंगे, अपने प्रोजेक्ट बंद करेंगे, फिर चिनाब का पानी बंद होगा। मैं समझता हूं ये दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। अच्छा, एक जहां पे इंडस वाटर ट्रीटी है ना 1960 में जो आज भी एग्जिस्ट करती है, जिसका वर्ल्ड बैंक सालिस है, उसमें एक और चीज को भी शामिल करते हैं, हेल्सिन रूल्स। जी हाँ, हेल्सिन बिल्कुल। रूल्स जो है तो फिनलैंड के एक रूल्स है 1966 में, जो जिस पर पूरी दुनिया जो है उसका इत्तेफाक पाया गया। अब वो रूल्स को अपडेट कर दिया गया 2024 में, इसे बर्लिन रूल्स कहते हैं। अब ये बर्लिन रूल्स जो है किस तरह अपडेट हुए? वो ऐसे हुआ है कि अभी दरियाओं का मामला जो है वो दो तरफा भी नहीं रहा, एक तरफा तो है ही नहीं है। अब ये होगा कि आपने इसको दुनिया के सबसे बड़े फोरम पर आपने प्रेजेंट करना होगा, यानी अब आप खुद से कुछ नहीं कर सकते। तो अगर तो भारत जो है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को भी नहीं मानता, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को भी नहीं मानता, भारत अगर किसी को भी नहीं मानता, ये सबको मानता है, ये बुजदिल और डरपोक है, ये सिर्फ इसके लिए सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। सर इसके सबको पीछे मानता है, मोदी का कलभूषण को लेके गए थे ना, कैसी अजीमत हुई पूरी दुनिया में, कलभूषण को लेके खुद ही गए थे वहां पर, और फिर नहीं कर कैसी सकते। अजीमत हुई। एक दहशतगर्द जीता जागता हमारे पास है इनका, और वो फौजी अफसर भी है, सब पता लग गया था पूरी दुनिया में, हमने उसके डोजियर भी पहुंचा पर दिए। देखिए, मैं अरसलान साहब ये आपके सामने बड़ा एक आम नुक्ता रखना चाह रहा हूँ। हम पे इल्जाम लगा दिया कि जी आपने तो अपने पड़ोसियों पे हमला कर दिया। हमने कहा आप भी तो हमारे पड़ोसी हो, ऐसे पड़ोसियों से अल्लाह बचाए। और दूसरी बात ये है, सर आप ऐसी मिसाल देखिए ना ना, दो। दहशतगर्दों आपको पर पता है हमला किया है, 1966 में हमने पड़ोसी पे हमला नहीं किया, बड़ा वाजे है, हमने दहशतगर्दों पे हमला किया है। तो जिसको तकलीफ हुई है वो उनका सपोर्टर और फंडिंग का एलिमेंट है, हमें पता है कि किसको कहां तकलीफ हो रही है। मैं जरा गौर से आपको सर, एक और पहलू है अरसलान साहब, इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है। हमने तो देखिए मिलिटेंट्स पर हमला किया है, जो हमारे निहत्थे लोगों को निशाना बनाते हैं। 1966 में इंदिरा गांधी ने मिजोरम की एक सिटी पर जो है मिसाइल दाग दिए थे, एयर स्ट्राइक्स की थी अपने लोगों पर, हजारों लोगों को वहां पर उन्होंने मार दिया था। ये बिल्कुल 1966 में इंदिरा गांधी ने किया था। हमने तो कभी अपने मुल्क पे हमला नहीं किया है, ना मिसाइल दागे। तो ये वो क्या कहते हैं, अपनी हजीमत को छुपाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। मेरे ख्याल में इनको साथ अगर टेक्निकल या लॉजिक पे बात की जाए तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल बात ही नहीं करने के काबिल। बिल्कुल सही बात है। अच्छा गौर